हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। हम आज की वीडियो में अपना पेपर की एशियंट एंड मेडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट की जो फर्स्ट यूनिट है, सोर्सेज ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट में जो सोर्सेज ऑफ एशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट बेसिकली हम कंप्लीट करेंगे, और सोर्सेज ऑफ मेडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। तो सोर्सेस पे जाने से पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि पॉलिटिकल थॉट होता क्या है। ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पॉलिटिकल थॉट। तो राजनीतिक विचार क्या होते हैं? Political thought encompasses the ideas and and theories that shape political systems and govern society. पॉलिटिकल थॉट क्या होते हैं? राजनीतिक विचार क्या होते हैं? बेसिकली एज ए ह्यूमन बीइंग हम एक ऑर्गेनाइज सिस्टम में रहते हैं, हम सोसाइटी में रहते हैं। ठीक है। अभी जो जो हमारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को जो गवर्न करता है, जो इस पूरे सिस्टम को जो गवर्न करता है, उसको वो प्राचीन टाइम में कैसा था? हम एशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट में ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्राचीन टाइम में ये कैसा था। ठीक है। कौन कौन से सोर्सेज से हमें पता चलता है कि ये कैसा था, कहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। तो सोर्सेज ऑफ एशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट में हम क्या जानेंगे कि जो प्राचीन समय में, प्राचीन भारत में ये जो गवर्निंग सिस्टम था, जो आज हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, और इस डेमोक्रेसी का जो जीता जागता जो रूप है, जो सोर्स हमें मिलता है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है। तो प्राचीन समय में ये सोर्सेस क्या थे? ठीक है। तो पॉलिटिकल थॉट क्या थे? जो गवर्निंग सिस्टम था प्राचीन समय में, वो उनके बारे में जो विचार हैं। और ये क्या, इसमें क्या क्या होते हैं पॉलिटिकल विचार? किससे संबंधित? इट इन्वॉल्व्स द एक्सप्लोरेशन ऑफ पावर, अथॉरिटी, जस्टिस एंड द आइडल स्टेट। यानी कि जो गवर्निंग सिस्टम में हम जो रहते हैं, जो एक ऑर्गेनाइज सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, ये कैसे ऑर्गेनाइज किया गया था? किसके पास पावर थी? डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास थी? कौन लेता था सारे डिसीजंस की इस सिस्टम को हमें कैसे गवर्न करना है? ठीक है। और इसमें किसके पास ये अथॉरिटी थी? ठीक है। इस पावर को कौन अथोराइज कर रहा था? ठीक है। और वहां पे जस्टिस सिस्टम कैसा था? न्याय व्यवस्था कैसी थी? ठीक है। एक ऑर्गेनाइज सिस्टम में हम रहते हैं, तो उस ऑर्गेनाइज सिस्टम की हम बात क्यों मानते हैं? किसके पास गवर्निंग पावर थी, जो सारे डिसीजन लेता था, हम उसकी बातें क्यों मानते थे? क्यों? क्योंकि वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता था, एक्सटर्नल और इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखते थे। ठीक है। और जो है जस्टिस हमें मिलता था अगर कोई हमारे साथ। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का मतलब और सिक्योरिटी का मतलब क्या है? कि ये जो ऑर्गेनाइज सिस्टम है, इसमें हमें सुरक्षा मिलती थी, जान और माल दोनों की, यानी कि हमारी लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों की ही वहां पर हमारे पास सिक्योरिटी थी। इसीलिए हम इस ऑर्गेनाइज सिस्टम में रह रहे थे, और इसीलिए उसकी हम जो हम पे हमारे लिए डिसीजंस ले रहा था, उस सोसाइटी के लिए जो डिसीजन ले रहा था, उसकी बातें लोग मानते थे। ठीक है। और उसके बारे में, और आइडल स्टेट मतलब कि एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, यानी कि आदर्श आइडल स्टेट मीन्स कि वो जो गवर्निंग सिस्टम है, वो कैसा होना चाहिए, इसके बारे में हम जो है विचारों को पढ़ते हैं। इसमें जो हमारी फर्स्ट यूनिट है, उसमें हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है। उससे पहले, विचारों को पढ़ने से पहले, हमें ये जानने की जरूरत है कि जो एशियंट इंडिया था, उसमें गवर्निंग सिस्टम कैसा था और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस कैसे थे। अभी मैंने क्या बात की कि जो पॉलिटिकल थॉट हैं वो किसके बारे में होते हैं? इट इन्वॉल्व्स एक्सप्लोरेशन ऑफ पावर, अथॉरिटी, जस्टिस एंड द आइडल स्टेट। तो भाई वहां पे ये इन सबको मिला करके क्या बना? गवर्निंग सिस्टम। तो ये गवर्निंग सिस्टम कैसा था? ये जो अथॉरिटी, इस पावर को कौन अथोराइज कर रहा था और कौन एक्सरसाइज कर रहा था? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से थे उस टाइम में, ये जानने की पहले हम कोशिश करते हैं। उसके बाद हम कंसेप्ट्स पे आएंगे कि एशियंट इंडिया में कौन कौन से कंसेप्ट्स थे जिसपे इंडियन जो थिंकर्स थे, पॉलिटिकल थिंकर्स थे, उन वो जो है बात करते थे। ठीक है। तो जो सिस्टम था,
एशियन टाइम में वो बेसिकली क्या था, मोनार्की थी। द कैडल ऑफ पावर मीन्स पावर किसके पास थी, मोनार्क के पास, राजतंत्र था, राजशाही थी। ठीक है, इस गवर्निंग सिस्टम के सबसे टॉप में कौन होता था, रूलर, जिसको हम बेसिकली किंग बोलते थे, राजा बोलते थे। द मोनार्की वाज द सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्निंग इंस्टीट्यूशन विद द हेरिडेटरी किंग रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग क्रूशियल डिसीजंस। हमने क्या बात की, पॉलिटिकल थॉट किसके बारे में होते हैं कि पावर किसके पास है। तो एशियंट टाइम में हम देखते हैं जो सेंट्रलाइज्ड पावर थी वो किसके पास थी, राजा के पास होती थी। और राजा जो है बेसिकली वंशानुक्रम ही चलता था। मोनार्की का मतलब क्या होता है, वंशानुक्रम, राजा का बेटा राजा बन जाता था। ठीक है, उसके साथ ही जो और किसके पास था, बेसिकली राजा के साथ में और एक कोर्ट होता था। ठीक है, ये कोर्ट का क्या काम था, द किंग सराउंडेड हिमसेल्फ विद एन एलोबरेट कोर्ट कंसिस्टिंग ऑफ एडवाइजर्स, मिनिस्टर्स एंड रॉयल स्टाफ। यानी कि राजा और राजा के साथ में एक कोर्ट होता था, जो कि उस कोर्ट में कौन कौन लोग होते थे, एडवाइजर्स होते थे राजा के, और मिनिस्टर्स होते थे, और रॉयल स्टाफ यानी कि राजशाही के जो बाकी के मेंबर थे वो लोग भी इसका हिस्सा होते थे, इसका पार्ट होते थे। ठीक है, एक तो ये था। इसके राजा को सलाह देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे। ठीक है, और इनका काम क्या था कि जो राजा का शासन जो है उसको बेसिकली सेफ गार्ड प्रोवाइड करना, उसको सेफ रखना, ऐसी एडवाइस देना राजा को जिससे कि ये शासन जो है और बेहतर तरीके से चल सके। ठीक है, तो इनका क्या काम था, एक्सपर्टाइज एंड एडवाइस। ये जो होते थे ना, ये पर्टिकुलर इनके पास काफी एक्सपीरियंस होता था, जो कि राजा को जिनका काम था राजा को एडवाइस देना, सलाह देना। The council comprised experienced ministers who offered counsel and expertise to the king for efficient governance. ये राजा को ये जो काउंसिल थी उसमें बहुत सारे मिनिस्टर्स होते थे जिनके पास एक्सपर्टाइज थी, यानी कि अलग अलग विषयों से संबंधित उन लोगों के पास नॉलेज थी। ठीक है, और ये क्या करते थे, राजा को सलाह देते थे ताकि जो गवर्निंग सिस्टम है, जो गवर्नेंस है, राजा का जो शासन है वो और बेहतर तरीके से चल सके और अच्छा हो सके। ठीक है, और बेसिकली ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे, ये मिनिस्ट्री इनके पास अलग अलग, हर कोई जो मिनिस्टर था उस काउंसिल में उनके पास अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते थे। ईच मिनिस्टर प्रिसाइडेड ओवर अ स्पेसिफिक एरिया सच एज फाइनेंस, डिफेंस, एग्रीकल्चर और ट्रेड टू प्रमोट बैलेंस्ड डेवलपमेंट। ये जो मिनिस्टर्स थे या जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे, इनके पास किसी ना किसी विषय पे जानकारी होती थी, उनके पास नॉलेज होती थी, उनको वही वाले डिपार्टमेंट्स दिए गए थे। जैसे कि आज भी जो है हमारे यहाँ पर अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर। उस टाइम में भी इसी तरह का जो है सिस्टम था। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे उनको अलग अलग डिपार्टमेंट्स दिए हुए थे ताकि जो डेवलपमेंट है, जो राज्य का जो है विकास जो है वो एक बेहतर और ज्यादा हो सके। ठीक है, और जो इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का काम था वो क्या था, पॉलिसी फॉर्मेशन, यानी कि नीतियां बनाने में राजा की मदद करना। टुगेदर द काउंसिल एंड द किंग डिवाइज्ड policies related to law and order, promote economic growth एंड प्रोटेक्शन ऑफ द किंगडम। ये किससे रिलेटेड पॉलिसीज बनाते थे, राज्य में जो है लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, और जो है इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा हो, आर्थिक विकास ज्यादा हो, और किंगडम को जो है दूसरे राज्यों के अटैक से बचाया जा सके। इससे संबंधित ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और राजा जो है दोनों मिलकर के जो है निर्णय लिया करते थे, यानी कि डिसीजंस लिया करते थे। और बेसिकली इसके बाद जो आता था नीचे में भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी फ्रॉम द ग्राउंड अप, यानी कि वहां पर राजा मोनार्की तो होती थी, लेकिन गांव देहात में या लोकल लेवल पर वहां पर क्या थी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का भी सिस्टम था। और उसके लिए क्या थी वहां पर, विलेज पंचायत। ठीक है, जो कि आज भी होती हैं। और ये विलेज पंचायत जो होती थी, यानी कि ग्राम पंचायतें,
ये एम्पावरिंग लोकल कम्युनिटीज, विलेज पंचायत हेल्ड रेगुलर मीटिंग्स टू डिस्कस मैटर्स ऑफ इम्पोर्टेंस, रिजोल्व डिस्प्यूट्स एंड एडमिनिस्टर जस्टिस। इनका क्या काम होता था, जो विलेज की जो पंचायत होती थी, इनका काम क्या था, मीटिंग करना, आपस में ही जो गांव के लोग होते थे उनके साथ मीटिंग करना, उनके छोटे मोटे जो डिस्प्यूट्स हैं उनको सोल्व कर लेना, और गांव में जो है बेसिकली न्याय व्यवस्था बनी रहे। छोटे मोटे जो झगड़े होते थे लोगों के आपस में, वो बेसिकली पंचायत के बीच ही क्या कर लिए जाते थे, सुलझा लिए जाते थे। ठीक है। और डिसेंट्रलाइज्ड पावर थी। पंचायत भी जो है, पंचायत कंप्राइज्ड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हु मैनेज द विलेज अफेयर्स इंक्लूडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन, टैक्स कलेक्शन और रिसोर्स मैनेजमेंट। ये पंचायत जो होते थे, इनके ये कैसे चुने जाते थे, इनके मेंबर आपस में ही लोग उनको चुनते थे बेसिकली। ठीक है। और उनका काम क्या होता था, जो विलेज है उसके जो भी कामकाज होते थे उनको, अफेयर्स को, यानी कि उनको, उनके जितने भी कामकाज होते थे गांव के, उन सबको मैनेज करना, और जो डिस्ट्रीब्यूशन करना, किसको कितना क्या मिलेगा वो सब, और टैक्स कलेक्ट करना राजा के लिए, और टैक्स कलेक्ट करके राजा को पहुंचाना। ठीक है। और बाकी के भी जितने भी रिसोर्सेज हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, या फिर पशु हो गए, या बाकी के जो भी और भी जो प्रोडक्ट थे, नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटीज जो थी, उन सब के बारे में जानकारी रखना, और राजा को इसके बारे में जानकारी देना। ठीक है। और जो गवर्निंग सिस्टम था, ये जो लोकल सेल्फ गवर्निंग सिस्टम था, ये कैसा था, पार्टिसिपेटरी था। ठीक है। रेजिडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डिसीजंस, और जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो होती थी गांव में, जो है समय समय पे पंचायतें बुलाई जाती थी किसी भी विषय से संबंधित। ठीक है। जिससे कि, और ये इंश्योर किया जाता था कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो बेहतर बनी रहे। ठीक है। और जो है आपस में जो है यूनिटी, और जो कम्युनिटीज है उनके बीच में जो है यूनिटी बनी रहे। ठीक है। लोगों में आपस में जो है लड़ाई ना रहे, उनको भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा बनाया जाए। ये जो है पुराने टाइम में, प्राचीन काल में भी इंश्योर किया जाता था, यानी कि पुराने समय में भी जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का सिस्टम हुआ करता था। ठीक है। मोनार्की के साथ साथ सेंट्रलाइज्ड पावर किसके पास थी, मोनार्क के पास थी। सारे डिसीजंस, जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस थे वही लिया करता था। लेकिन गांव में भी लोग आपस में जो है मिल बैठ करके जो है, जैसे आज के टाइम में होता है, छोटे छोटे डिसीजंस जो है वो लिया करते थे। नेक्स्ट जो है वहां का जुडिशियल सिस्टम हम देखते हैं कि जुडिशियल, अभी हमने देखा कि जो अफेयर्स थे गांव, जो गवर्निंग सिस्टम था उसमें किस तरह से काम काज को कैसे मैनेज किया जाता था, गवर्न कैसे किया जाता था उनको। अब हम देखते हैं कि जुडिशियल सिस्टम कैसा था वहां पे, अब होल्डिंग जस्टिस एंड इक्वलिटी, ताकि समाज में, सोसाइटी में जस्टिस, न्याय और समानता बनी रहे। ठीक है। तो उसके लिए क्या थे, कोर्ट्स एंड जजेस, न्यायालय और न्यायाधीश हुआ करते थे। ठीक है। इंडिपेंडेंट कोर्ट्स विद इंपीरियल impartial judges presided over trials, maintaining fairness and settling legal disputes। इनका काम क्या होता था, इंडिपेंडेंट कोर्ट्स हुआ करते थे। ठीक है। यानी कि जो कोर्ट्स थे, कोर्ट सिस्टम था पहले भी, एशियंट इंडिया में कोर्ट सिस्टम हुआ करता था। जस्टिस, जो जुडिशियरी सिस्टम था उसमें कोर्ट्स हुआ करते थे, यानी कि न्यायालय हुआ करते थे और न्यायाधीश हुआ करते थे। ये न्यायाधीश जो होते थे, न्यायालय जो होते थे, वो बेसिकली स्वतंत्र होते थे, इन पे किसी का इन्फ्लुएंस नहीं होता था। और ये जो है वहां अपने, वहां पर राज्य में इनका काम क्या था कि जो भी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं लोगों के बीच में उनको सुनना और उनको सेटल करना। ठीक है। कानूनी जो भी विवाद हो रहे हैं उनका निपटारा करना। ठीक है। लीगल फ्रेमवर्क, कानूनी ढांचा कैसा था उस टाइम में, वेल एस्टेब्लिश्ड लीगल फ्रेमवर्क गवर्न द सोसाइटी बेस्ड ऑन एशियन टेक्स्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। जो लीगल सिस्टम था, ये जो कोर्ट एंड जजेस थे, किसके आधार पर अपने निर्णय देते थे, जस्टिस, न्याय किसके आधार पर दिया करते थे। तो उसके लिए जो न्याय जो दिया जाता था वो किसके लिए दिया जाता था, जो एशियन टेक्स्ट थे, वेद वगैरह, वेदास
और मनुस्मृति की अगर हम बात करें तो अभी हम आगे टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे कि कौन कौन से टेक्स्ट थे। उनके आधार पर उनमें लिखे हुए न्याय के जो सिद्धांत थे, जो प्रिंसिपल्स थे, उसके आधार पर ये जो कोर्ट और ये जजेस थे ये अपने निर्णय दिया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कि वहां पे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कैसा था। डिफेंडिंग द होमलैंड, जो होमलैंड है, सबसे मैंने बताया ना ऑर्गेनाइज सिस्टम में क्यों रहते थे, सिक्योरिटी के लिए। तो ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए मिलिट्री कैसी थी, वहां पे मिलिट्री सिस्टम कैसा था। ठीक है, तो मिलिट्री सिस्टम क्या, वेल रेगुलेटेड आर्मी, पूरी रेगुलेटेड आर्मी हुआ करती थी, सेना हुआ करती थी। ठीक है, द मिलिट्री हैड अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर विद डिविजन्स एंड रैंक्स ensuring discipline and efficient defense strategies। यानी कि पूरा हायरार्किकल का मतलब होता है रैंक्स वगैरह, डिविजन्स हुआ करती थी। जैसे आज के टाइम में भी मिलिट्री में रैंक्स होती है ना, उस टाइम में भी मिलिट्री में रैंक्स हुआ करती थी, अलग अलग रैंक्स हुआ करती थी। सूबेदार हो गया, मतलब उस टाइम अलग अलग समय में अलग अलग रैंक्स हुआ करती थी। ठीक है, ताकि जो सेना में जो है डिसिप्लिन बना रहे और अलग अलग लेवल पर किस तरह से डिफेंड करना है उससे रिलेटेड नीतियां बनाई जा सके, उससे रिलेटेड जो है अलग अलग जो है चीजों को मैनेज किया जा सके। ठीक है, और इंटेलिजेंस गैदरिंग, इंटेलिजेंस नेटवर्क्स वर established to acquire information on potential threats and enemy movements। आर्मी तो होती ही थी, उसके साथ साथ स्पाइस भी होते थे, यानी कि जैसा कि आज के टाइम में भी होते हैं, हम जो इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए कि भाई सोसाइटी में कोई थ्रेट्स तो नहीं है, कोई राजा के खिलाफ या फिर कोई शासन के खिलाफ जो कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा है जिससे कि उसके शासन को नुकसान पहुंचे, राजा को नुकसान पहुंचे। ठीक है, या फिर जो रिल्म है, जो शासन है, उसमें रहने वाले लोगों को किसी तरह की कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स तो नहीं हो जाएगी। तो उसके लिए क्या, इंटेलिजेंस सर्विसेज पहले भी काम करती थी। ठीक है, स्ट्रेटेजिक अलायंस थ्रू डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस द किंगडम formed alliance with neighboring states fostering mutual protection। ये जो अपने शासन के अंदर लोगों को सुरक्षा देने के लिए अक्सर ये जो मोनार्की होती थी, ये क्या करते थे, जो दूसरे राज्य थे उनके साथ में अलायंस बनाती थी, उनके साथ में क्या है, संगठन बना लेती थी, गुट बनाती थी। इससे क्या होता था कि जब भी उनको जरूरत पड़ती थी, कोई एनिमी जब उन पे अटैक करता था, तो ये आपस में एक दूसरे का के पास आर्मी भेजा करते थे हेल्प के लिए। ठीक है, ट्रेनिंग एंड इक्विपमेंट्स, इन ये जो सेना का जो ये जो संगठन था, ये सेना थी, इसके पास ट्रेनिंग वगैरह और इक्विपमेंट्स क्या क्या हुआ करते थे, कैसे हुआ करते थे। ठीक है, सोल्जर्स अंडरवेंट रिगोरियस ट्रेनिंग, ठीक है, मास्टरिंग वेरियस कॉम्बैट टेक्निक्स एंड यूटिलाइजिंग स्टेट ऑफ आर्ट वेपनरी। ये जो सोल्जर्स हुआ करते थे आर्मी के, इनको एक बहुत ही टफ ट्रेनिंग दी जाती थी कि किस तरह से प्रोटेक्शन करना है। उनको युद्ध की जो है तकनीकें सिखाई जाती थी, वॉर करने की जो है उन्हें तकनीकें सिखाई जाती थी अलग अलग। और स्टेट के पास वेपनरी भी हुआ करती थी, वेपनरी मतलब तलवार, भाले, ये सारी चीजें भी, हथियार भी जो है उस टाइम का जो मिलिट्री स्ट्रक्चर था वहां पर हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कि वहां पे अब क्या हो गया कि भाई जो लोग वहां पे रह रहे हैं, राजा उनको प्रोटेक्शन दे रहा है, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, उसके लिए अलग अलग सिस्टम मैनेज किया हुआ है, मिलिट्री रखी हुई है ना, और जस्टिस सिस्टम है, जज वगैरह है, कोर्ट है, तो उसके खर्चे के लिए पैसा भी तो चाहिए। तो पैसा कहाँ से आता था, अब हम वो जानने की कोशिश करते हैं कि वहां का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी थी। ठीक है, रेवेन्यू, वो पैसा कहाँ से आता था, रेवेन्यू से आता था। तो जो वित्तीय जो उस टाइम का स्ट्रक्चर था वो कैसा था, पैसा कहाँ से आता था, टैक्सेशन से आता था। राजा जो है अपनी जनता पे समय समय पे अलग अलग कर लगाया करता था। अ सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इंश्योर्ड द रेगुलर इनफ्लो ऑफ रेवेन्यू फंडिंग द किंगडम्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। जैसा कि मैंने बताया कि राज्य में जितने भी
काम करने होते थे राजा को, अपनी जनता को, अपनी प्रजा को बेहतर सुविधाएं देनी थी। उसके लिए क्या था, टैक्सेशन सिस्टम था। राजा को जो है जनता टैक्स देती थी, जैसा कि आज हम अपनी गवर्नमेंट को अलग अलग टैक्स देते हैं। अकाउंटेबिलिटी एंड ऑडिटिंग, efficient auditing ensured transparency in revenue collection and prevented corruption within the administration। सब चीजों का जितना टैक्स लिया गया है उसके बारे में पूरा दस्तावेज बनाए जाते थे। ठीक है, ऑडिटिंग होती थी उसमें कि भाई इतना टैक्स आया है, इतना टैक्स खर्च हुआ, इतना पैसा इकट्ठा हो गया है कोष में, और ये टैक्स हमने ये प्रोजेक्ट्स को दिया। तो जैसा कि आज हम बजटिंग करते हैं, सेम वैसा वाला स्ट्रक्चर जो है पहले भी हुआ करता था, कोई नया सिस्टम नहीं है। ठीक है, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन, जो धन था, जो ये टैक्सेशन से इकट्ठा हुआ, एग्रीकल्चर से जो भी पैसा राजा के पास आता था, क्योंकि मोनार्की थी, राजा के पास ही जाता था, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता था। पार्ट ऑफ रेवेन्यू वाज एलोकेटेड टूवर्ड्स पॉवर्टी एलिविएशन, गरीबी को दूर करने के लिए इस धन को, जो रेवेन्यू इकट्ठा किया गया है, उसको खर्च किया जाता था। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी कि वहां पे अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता था के विकास के लिए, जैसे बांध बनवाने हैं, और उस टाइम में भी रोड वगैरह बनवाने हैं। ऐसा नहीं है कि आज के टाइम में ही हम रोड बनाते हैं और बाकी की जो सुविधाएं देनी है। ठीक है, ये सारे काम करने के लिए ये पैसा खर्च किया जाता था। एंड पब्लिक वेलफेयर इनिशिएटिव्स, और जनता के लिए और भी जो है उनके कल्याण के लिए कुएं बनवाने हैं और धर्मशालाएं बनवानी है, इन सारी चीजों पर जो है ये रेवेन्यू इकट्ठा होता था। जो मिलिट्री को मेंटेन करना है, कोर्ट्स बनाने हैं, वो वहां पे तो खर्च होता ही था, उसके बावजूद जनता के कल्याण के लिए भी ये टैक्स जो है खर्च किया जाता था। ठीक है, और अब हम देखते हैं कि प्राचीन समय में डिप्लोमेसी कैसी हुआ करती थी, इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे हुआ करते थे। ठीक है, एक, क्योंकि ट्रेड उस टाइम पे भी होता था, राज्यों की सीमाएं जो हैं एक दूसरे राज्यों से जो है फोर्ट वगैरह बना लिए जाते थे, और अलग अलग किंगडम्स हुआ करते थे। मोनार्की जो है अलग छोटे छोटे राज्य रजवाड़ों में और छोटे छोटे एम्पायर्स में बटा हुआ था, एशियंट इंडिया में भी। तो उसमें फिर एक राज्य दूसरे राज्य से कैसे अपने संबंधों को मेंटेन करता था, इसके बारे में हम देखते हैं कि जो प्राचीन भारत है, ये किस तरह का सिस्टम था, वहां पे अंतरराष्ट्रीय संबंध किस तरह से बनाए जाते थे, यानी कि एक राज्य दूसरे राज्य से कैसे संबंध बनाता था। ठीक है, स्किल्ड डिप्लोमेट्स होते थे। ठीक है, हाईली स्किल्ड डिप्लोमेट्स प्लेड अ क्रूशियल रोल इन नेगोशिएटिंग ट्रीटीज, रिजोल्विंग डिस्प्यूट्स एंड बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक टाइज। राजदूत भेजे जाते थे, और ये राजदूत जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे कोई भी संधि करने के लिए, कि अब राजा आपस में पहले भी संधि हुआ करती थी, ट्रिटीज हुआ करती थी, और ये ट्रिटीज क्या किसी से भी संबंधित हो सकती थी, सिक्योरिटी से, ट्रेड से रिलेटेड भी हुआ करती थी। ठीक है, और जो है जैसे हमने पीछे बात किया था, अलायंस बनाते थे, है ना, उससे रिलेटेड भी हुआ करती थी। ठीक है, और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट आता था, ये सारे हम क्या बोल सकते हैं, सिक्योरिटी पर्पज से हम देख सकते हैं कि किस तरह से सिक्योरिटी पर्पज से एक कंट्री जो है, एक जो मोनार्की, एक स्टेट दूसरे स्टेट से कैसे रिलेशंस बताता था। फिर आ जाता है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, हम देखते हैं ट्रेड रिलेशंस कैसे होते थे। द गवर्नमेंट फैसिलिटेटेड लिक्विडेटिव ट्रेड रिलेशंस विद अदर सिविलाइजेशंस, promoting cultural exchange and economic growth। राज्य में आर्थिक वृद्धि हो सके, उसके लिए एक राज्य दूसरे राज्य के साथ जो है ट्रेड रिलेशंस बनाता था। जैसे आप लोगों ने सुना ही होगा, सिल्क, इंडिया जो है चाइना के साथ में प्राचीन समय से ही सिल्क का ट्रेड किया करता था। ठीक है, और प्राचीन समय से ही अफगान से जो है इंडिया में ड्राई फ्रूट्स आया करते थे।
ठीक है। ऐसे ही और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें इंडिया जो है बाकी इंडिया में जो मोनार्की थी, जो अलग अलग छोटे छोटे राजा रजवाड़ा थे, वो बाकी के जो इंडिया से बाहर का जो हम बोल सकते हैं जो विश्व था उसके साथ में जो है डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाया करते थे, ट्रेड रिलेशंस बनाया करते थे। ठीक है। नेक्स्ट जो है हम अब हमने देख लिया कि एशियन टाइम में गवर्निंग सिस्टम कैसा था। मोनार्की होती थी, मोनार्क को जो है एडवाइस करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे, जिनके पास अलग अलग मिनिस्टर्स के पास अलग अलग डिपार्टमेंट्स हुआ करते थे। फिर हमने देखा कि किस तरह से जो है सेंट्रलाइज पावर तो जो है राजा के पास हुआ करती थी, लेकिन उसके साथ साथ सेल्फ जो गवर्निंग सिस्टम है, लोकल सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम भी था, जहाँ पे पंचायत थी और पंचायतों के पास भी कुछ जो है डिसीजन मेकिंग पावर हुआ करती थी, वो बहुत छोटे लेवल की हुआ करती थी। ठीक है। और उसके बाद देखा कि लोगों ने सुरक्षा के लिए जो है मिलिट्री सिस्टम कैसा होता था। ठीक है। और फिर हम लोगों ने देखा कि एक तो हमने देखा लेजिस्लेचर पावर किसके पास होती थी, लेजिस्लेचर पावर मतलब कानून बनाने की शक्तियां किसके पास थी। दूसरा हम लोगों ने देखा कि सुरक्षा प्रदान करने के लिए मिलिट्री वगैरह किस तरह का सिस्टम था। तीसरा फिर हम लोगों ने देखा कि इंटरनेशनल रिलेशंस का स्वरूप कैसा था एशियंट इंडिया में। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो हमने गवर्निंग सिस्टम देख लिया, इस गवर्निंग सिस्टम से संबंधित किस तरह के राजनीतिक विचार थे, यानी कि सेट ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज उस टाइम पे कैसे थे, जो कि इसको जो है फाउंडेशंस में यानी कि उसको बेस प्रोवाइड करते थे कि ये सिस्टम को कैसे चलाना है बेसिकली, है ना। उससे रिलेटेड कैसे आइडल स्टेट कैसा होना चाहिए, उससे संबंधित क्या विचार थे, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। तो स्टडीज इन और हम जब इन एशियंट इंडिया की बात करते हैं तो बेसिकली हम दो ट्रेडिशंस की ही बात करते हैं, हिंदू पॉलिटिकल थॉट की और बुद्धिस्ट पॉलिटिकल थॉट की। तो बेसिकली जो बिल्कुल एशियंट, अगर हम एशियंट पॉलिटिकल थॉट अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें हम क्या देखते हैं, उसमें हम देखते हैं हिंदू टेक्स्ट उसमें आते हैं। तो इन हिंदू टेक्स्ट में जो है पॉलिटिकल थॉट क्या थे, फाउंडेशंस क्या थे, क्या आइडियाज थे, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। Explore the rich, profound world of Hindu political thought and its deep-rooted metaphysical foundations, uncover the key concepts, philosophies, and implications that shape this unique political ideology। यानी कि हम इसमें क्या पढ़ते हैं कि इन हिंदू पॉलिटिकल थॉट में किस आधार पर ये राजनीतिक विचार जो हैं उनका आधार क्या था, कौन कौन से कंसेप्ट्स थे, कौन कौन सी जो जिन्होंने उस टाइम के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को, या हम बोल सकते हैं जो गवर्निंग सिस्टम है उसको क्या किया हुआ था, इस्टेब्लिश किया हुआ था। ठीक है। Delve into the definition and significance of Hindu political thought and understand why it is essential to study and comprehend its techniques, teachings. Basically, hmm, sorry, just a minute. ओके, सो बेसिकली उस हमें क्या पढ़ना है कि हिंदूज पॉलिटिकल थॉट हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, कौन कौन सी टेक्निक्स थी एशियन टाइम में। ठीक है। हम ये पढ़ते हैं। अभी हमने गवर्निंग सिस्टम को जाना कि उस टाइम में गवर्निंग सिस्टम कैसा था। अब हम देखते हैं फाउंडेशनल कंसेप्ट्स इन हिंदू पॉलिटिकल थॉट। जैसा कि मैंने बताया ना, हम एशियन पॉलिटिकल थॉट में बेसिकली हम हिंदूज पॉलिटिकल थॉट को पढ़ते हैं और बुद्धिस्ट पॉलिटिकल थॉट को पढ़ते हैं, जो जैनिज्म है पॉलिटिकल थॉट उसको पढ़ते हैं। तो उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम जानते हैं हिंदू पॉलिटिकल थॉट थे, जो पॉलिटिकल आइडियाज थे कि उस सिस्टम को कैसे गवर्न करना है। ठीक है। पावर किसके पास होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशंस कैसे होने चाहिए, और कैसी मिलिट्री मिलिट्री कैसी होनी चाहिए, सोसाइटी को कैसे गवर्न करना है, प्रिंसिपल्स
कौन कौन से सिद्धांत थे जिनके ऊपर जो है ये गवर्निंग सिस्टम एशियन टाइम में, प्राचीन समय में बेस्ड था। ठीक है, तो सबसे पहला जो कंसेप्ट था, तीन बेसिकली कंसेप्ट थे, धर्म, कर्म और मोक्ष। धर्म, कर्म और मोक्ष, तीन पॉलिटिकल बेसिकली कॉन्सेप्ट थे। यानी कि धर्म का मतलब, धर्मा का मीन्स कॉस्मिक ऑर्डर। ठीक है, द सेंट्रल रोल ऑफ धर्मा इन हिंदू पॉलिटिकल थॉट एंड इट्स प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द सोसाइटल फ्रेमवर्क। धर्मा का क्या जो है राजनीतिक विचारों पर इन्फ्लुएंस था, हम क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं एशियन इंडियन पॉलिटिकल थॉट में कौन कौन से कंसेप्ट थे, और उन कंसेप्ट का जो गवर्निंग सिस्टम था उस पे क्या इन्फ्लुएंस था, और जो सोसाइटल फ्रेमवर्क था, जो सोसाइटी को किस तरह से ऑर्डर में रखा गया था, मैनेज किया था, उस पे क्या प्रभाव था। ठीक है, एम्फेसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ मोरल एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ज्यादातर ये जो धर्मा जो है का जो कंसेप्ट था, ये क्या करता था, मोरल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में कि जो महत्व है उसके बारे में बात करता था। कर्मा का मतलब क्या था, एक्शन एंड कॉन्सिक्वेंसेस। कर्म, कौन सा कर्म, आप क्या काम कर रहे हो और उसके क्या परिणाम निकलेंगे, इसके बारे में एशियंट हिंदू पॉलिटिकल थॉट में बात की गई है। द कंसेप्ट ऑफ कर्मा एंड इट्स कनेक्शन टू हिंदू पॉलिटिकल थॉट, हाईलाइटिंग द बिलीफ दैट individuals are accountable for their actions and the consequences they bring। यानी कि ये जो गवर्निंग सिस्टम है एशियन टाइम में, जो सिस्टम था उसमें जो लोग रह रहे हैं वो क्या काम कर रहे हैं, क्या एक्शंस कर रहे हैं, उसका उसी तरह का परिणाम निकलेगा। इस बारे में जो है राजनीतिक, जो प्राचीन राजनीतिक विचार थे, इस पे बात की गई है। ठीक है, तीसरा जो कंसेप्ट था वो था मोक्ष, लिबरेशन एंड अल्टीमेट गोल। The metaphysical concept of moksha and its impact on Hindu political thought, emphasizing the pursuit of spiritual liberation as the ultimate goal, transcending the realm of politics। Again, हम जो फीचर्स ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो एशियंट हिंदू पॉलिटिकल थॉट है वो क्या है, बेसिकली रिलीजियस है, राजनीतिक थोड़ा सा कम है, रिलीजियस ज्यादा है। धर्म पे बात करते हैं, कर्म पे बात करते हैं, मोक्ष पे बात करते हैं। मोक्ष पे का मतलब हो गया है थोड़ा से आध्यात्मिक है, और जो आध्यात्मिक लिबरेशन ही जो है, यानी कि आध्यात्मिक जो मुक्ति हम बोल सकते हैं, जो अल्टीमेट गोल क्या है, मुक्ति पाना। ठीक है, और वो भी कैसा होना चाहिए, जो है इंसान को ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे कि वो आगे वाले जन्म में उसको बेहतर जन्म मिले। ठीक है, इस तरह के जो है राजनीतिक विचार जो है, राजनीतिक विचारों में इस तरह की स्पिरिचुअलिटी और जो है रिलीजियस बातें जो है एशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट में देखने को मिलती हैं। तो एशियंट पॉलिटिकल थॉट में बेसिकली की आइडियाज कौन से हैं और फिलोसफीज कौन सी हैं हिंदू पॉलिटिकल थॉट में। ठीक है, तो बेसिकली हम एशियंट पॉलिटिकल थॉट पढ़ रहे हैं और हिंदू पॉलिटिकल थॉट पढ़ रहे हैं। तो ये जो पॉलिटिकल थॉट है इसमें की आइडियाज क्या थे, बेसिक विचार कौन से थे। राजधर्म, तो इसमें बताया गया है कि जो राजधर्म है, ड्यूटीज ऑफ द किंग, राजधर्म मीन्स, राजा धर्म मीन्स जो राजा के क्या क्या कर्तव्य हैं। The principles of Rajdharma, which define the scared duties and responsibilities of a king in Hindu political thought, emphasizing the spiritual and moral obligations towards its subjects। राजा का क्या कर्तव्य है, अपने सब्जेक्ट्स मतलब जिनको राजा गवर्न करना है, अपनी जनता के प्रति जो है राजा का क्या कर्तव्य है, ये की कंसेप्ट है, एक की आइडिया है एशियंट हिंदू पॉलिटिकल थॉट में। अर्थ,
अर्था मीन्स मटेरियल वेलबींग। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव पे क्या आइडियाज थे, क्या एशियंट जो बेसिकली की आइडियाज थे, क्या फिलोसफी थी उसके पीछे। द नोशन ऑफ अर्था हाईलाइटिंग इट्स सिग्निफिकेंस इन अटेनिंग मटेरियल वेलबींग एंड वेल्थ विदिन द फ्रेमवर्क ऑफ हिंदू पॉलिटिकल थॉट। हिंदू पॉलिटिकल थॉट में किस पे बात करते हैं कि जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसका क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, इस पर भी जो है बात की गई है कि टैक्स वगैरह कितना लेना चाहिए, उसको कहाँ पे खर्चा करना चाहिए, इस सब के बारे में भी एशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट में बात की है। स्वराज्य, सेल्फ गवर्नेंस एंड ऑटोनॉमी। और किस पे बात करते हैं एशियंट हिंदू पॉलिटिकल थॉट? एक तो राजधर्म के बारे में बात करते हैं, अर्थ के बारे में यानी कि मटेरियल वेलबींग के बारे में बात करते हैं कि कैसे राजा को, पहले तो राजा के क्या कर्तव्य हैं उसके बारे में बात करते हैं, राजा को धन कैसे अर्जित करना है उसके बारे में बात करते हैं, स्वराज्य के बारे में, सेल्फ गवर्नेंस एंड ऑटोनॉमी के बारे में बात करते हैं। अभी हमने बात की थी ना पिछली स्लाइड्स में कि वहां पे जो है सेल्फ गवर्निंग सिस्टम भी था, डिसेंट्रलाइज्ड भी थी पावर। सेंट्रल पावर किसके पास थी? राजा के पास, लेकिन जो लोकल सेल्फ गवर्निंग सिस्टम भी मौजूद था। ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ स्वराज्य, द आइडल्स ऑफ सेल्फ elucidating the ideals of self-governing and autonomy in Hindu political thought, emphasizing in balance between individual freedom and collective harmony। यानी कि एशियन टाइम के जो पॉलिटिकल आइडियाज हैं, पॉलिटिकल थॉट हैं, उसमें सेल्फ गवर्निंग सिस्टम कैसा होना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं, और इंडिविजुअल व्यक्तिगत स्वतंत्रता कितनी होनी चाहिए, और कलेक्टिव हार्मनी मतलब कि कम्युनिटी के बीच में, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच में और कम्युनिटीज के बीच में कैसे हार्मनी का मतलब बैलेंस कैसे करना है, उसके बारे में भी जो एशियन पॉलिटिकल थॉट है इस बात करते हैं। ठीक है। अब हम आ जाते हैं, अभी हमने देखा कि एशियन टाइम में गवर्निंग सिस्टम क्या था। सबसे पहले हमने जाना कि पॉलिटिकल थॉट क्या होते हैं। ठीक है। फिर हमने डाला पॉलिटिकल थॉट मींस कि किसी समय में जो गवर्निंग सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए, या फिर उसमें पावर किसके पास है, वो पावर का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, अथॉरिटी किसके पास होनी चाहिए। ठीक है। इसके बारे में, कैसे उनको गवर्न करना है, इसके बारे में है ये। ठीक है। और उसके बाद जो है उसके बाद हम लोगों ने जाना कि कौन कौन से की आइडियाज हैं जिसपे एशियन पॉलिटिकल थॉट जो विचारकों ने अपने विचार दिए हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि वो जो विचार हैं, जो की कंसेप्ट्स दिए हुए हैं, की कंसेप्ट्स कैसे गवर्न करना है उससे संबंधित उसके सोर्सेस क्या है, सोर्सेस ऑफ एशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ठीक है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, सोर्सेज में क्या मिलता है हमें, रिच ट्रेडिशन एंड इन्फ्लुएंसेस दैट शेप द एशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट फ्रॉम स्केयर्ड टेक्स्ट टू एपिक स्टोरीज। यानी कि उस टाइम में किस तरह का गवर्निंग सिस्टम था, इसके बारे में हमें जो है एशियंट पॉलिटिकल थॉट के बारे में हमें जानकारी मिलती है। वो सोर्सेस को हम ट्रेस करने की कोशिश करेंगे, उनको बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो सबसे पुराने जो टेक्स्ट हम लोगों को मिलते हैं वो है वेदास एंड उपनिषद। ठीक है। वेदों के बारे में आप लोगों ने सबने सुना होगा, 4 वेद जो हैं मनुष्य के जीवन को कैसे गवर्न करना है, कैसे मैनेज करना है, उसके हर पहलू के बारे में बात करते हैं। ठीक है। फाउंडेशन मतलब कि जीवन कैसा होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, सब चीजों के बारे में उसमें दिया गया। क्या क्या दिया हुआ है? द वेदास एंड उपनिषद्स कंटेन हाइमन्स रिचुअल्स, philosophical ideas that inspired early political thought। यानी कि जो प्राचीन राजनीतिक विचार हैं उनको जो है
किसने इंस्पायर किया? वेदास ने और उपनिषद ने। उसमें क्या क्या रिचुअल्स, फिलोसफिकल आइडियाज दिए हुए हैं। डिवाइन अथॉरिटी की ये बात करते हैं। वेदास में और उपनिषद में क्या बात की है कि जो गवर्निंग सिस्टम है उसमें जो राजा है, गवर्न करने वाला, जो सेंट्रलाइज पावर है, वो उसके पास क्यों है? क्योंकि राजा जो है एक डिवाइन अथॉरिटी है, वो भगवान का भेजा हुआ रूप है। ठीक है। These holy texts emphasize the divine origin of political power, shaping the concept of kingship and the governance. जैसा कि मैंने अभी बताया कि उस गवर्निंग सिस्टम में लोग आए और लोग उस गवर्निंग सिस्टम को क्यों फॉलो करेंगे। वो गवर्निंग सिस्टम कैसा होगा? बेसिकली राजा होगा, राजा भगवान के द्वारा भेजा हुआ होगा, यानी कि जो राजा की जो अथॉरिटी है वो डिवाइन अथॉरिटी है, देवीय है। ठीक है। इसीलिए राजा को जो है वो राजा की बात प्रजा को माननी पड़ेगी। मोरल एंड एथिकल वैल्यूज, दे प्रोवाइडेड गाइडलाइंस फॉर रूलर्स ऑन जस्टिस, राइटोरियसनेस एंड सोशल हार्मनी। इसमें जो वेद में और उपनिषद में जो बातें बोली गई हैं वो बेसिकली मोरल हैं और एथिकल हैं। ठीक है। और ये राजा को जो है, रूलर को जो है, जस्टिस, न्याय के आधार पर सही तरीके से सोसाइटी में जो है हार्मनी, यानी कि हार्मनी मीन्स बैलेंस बना रहे, इसके बारे में जानकारी देते हैं। यानी कि जो प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत मोरल हैं, नैतिक हैं, बहुत ही एथिकल हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, जो नेक्स्ट दूसरा जो और जो सोर्स हमें मिलता है पॉलिटिकल थॉट का, एशियंट पॉलिटिकल थॉट का है, वो है धर्मशास्त्र। जो धर्मशास्त्र जो है बेसिकली मनु ने लिखी हुई है। और इस धर्मशास्त्र में क्या क्या पॉलिटिकल आइडियाज हैं, पॉलिटिकल थॉट हैं, लॉ एंड एथिक्स, कानून और नैतिकता से संबंधित इसमें बातें की गई हैं। मनुज धर्मशास्त्र ले डाउन मोरल एंड लीगल प्रिंसिपल्स गवर्निंग द सिस्टम और द गवर्नेंस, जस्टिस एंड सोशल ऑर्डर। यानी कि जो मनु की जो धर्मशास्त्र है उसमें गवर्निंग प्रिंसिपल्स के बारे में बात की गई है, न्याय के सिद्धांत की बात की गई है, सोशल ऑर्डर की बात की गई है। जैसा कि हम सबको पता है कि 4 वर्णों की बात की गई है कि सोसाइटी को कैसे डिवाइड किया जाएगा जिससे कि लोग जो है अपने हर काम को जो है एक पर्टिकुलर मैनेजमेंट के आधार पर जो है कर सके, अपने कामों को जो है मैनेज कर सके। ठीक है। और इस सिस्टम को मैनेज करने के लिए बेसिकली मनुस्मृति में, धर्मशास्त्र में या मनुस्मृति में क्या है, कास्ट सिस्टम की बात की है। इट प्रोवाइडेड अ फ्रेमवर्क फॉर सोशल हायरार्की एंड डिफाइन द वर्ना सिस्टम, यानी कि कास्ट सिस्टम इंपैक्टिंग इंडियन सोसाइटी फॉर सेंचुरीज। धर्मशास्त्र में जो वर्ण सिस्टम के बारे में बात की गई है कि सोसाइटी को जो है 4 वर्णों में बांट दो जिससे कि लोग जो हैं जिस वर्ण में आते हैं उसी से संबंधित अपना काम करें। ठीक है। इस बारे में जो है मनुस्मृति में बात की गई है। रोल ऑफ द किंग, राजा का क्या रोल होगा, इसके बारे में मनुस्मृति में बात की गई है। धर्मशास्त्र प्रेस्क्राइब्ड द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रूलर, एम्फेसाइजिंग ऑन द वेलफेयर ऑफ द सब्जेक्ट। धर्मशास्त्र में जो बात की गई है राजा की ड्यूटी की, राजा का क्या रोल है, क्या काम करेगा राजा, उसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं कि वो अपने जो उसके सब्जेक्ट्स हैं, उसकी जो जनता है, उसके जो लोग हैं, उनके वेलफेयर के लिए काम करेगा। ये बात किसमें बोली गई है? धर्मशास्त्र में बोली गई है। नेक्स्ट जो सोर्स है एशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट का, वो क्या है? अर्थशास्त्र, जो कि लिखी गई है कौटिल्य द्वारा, जिसको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और जो ये धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र है, ये बेसिकली एक प्रिज्मेटिक अप्रोच है, यानी कि चाणक्य's अर्थशास्त्र प्रेजेंटेड अ डिटेल्ड ट्रीटाइज ऑन स्टेटक्राफ्ट, डिप्लोमेसी,
एंड इकोनॉमिक्स विद अ प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पावर। जो उपनिषद और जो वेद जो लिखे गए हैं वो बेसिकली ज्यादातर क्या है, मोरल्स पे बेस्ड हैं, एथिक्स पे बेस्ड हैं, कि राजा को ऐसा करना चाहिए, राजा को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, वरना राजा नरक में जाएगा, इस तरह के उसमें लिखा हुआ है। लेकिन जो अर्थशास्त्र है वो बहुत ही एक जो रियलिस्टिक बुक उसको हम बोल सकते हैं, जो प्रैक्टिकल नॉलेज पे है कि भाई राजा को ऐसे ऐसे काम करने चाहिए, क्यों करने चाहिए, प्रैक्टिकलिटी पर बेस्ड है अर्थशास्त्र। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो नरक में जाएगा उसको ऐसे करना चाहिए, नहीं, राजा का कर्तव्य है, उसके लिए प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिए हैं। और अर्थशास्त्र में बोला है कि राजा का कर्तव्य है कि वो अपनी जो प्रजा है उसका उसकी सुरक्षा करे, अपनी प्रजा का लालन पोषण करे, पालन पोषण करे। अगर नहीं करेगा तो जनता फ्री है, वो उसको टैक्स ना दे, ऐसी बात उसमें बोली गई अर्थशास्त्र में। ठीक है, नेक्स्ट फिर जो अर्थशास्त्र है उसमें क्या है, स्टेट क्राफ्ट एंड गवर्नेंस, यानी कि जो सिस्टम है उसको कैसा होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए जो है अलग अलग एस्पेक्ट्स बताए हैं, जैसे गवर्नेंस के अलग अलग तरीके बताए हैं, किस तरह से गवर्न करना है, टैक्स कैसे करना है, डिफेंस यानी कि सुरक्षा कैसे करनी है, लॉ इन्फोर्समेंट यानी कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन रखना है सोसाइटी में, और इंटरनेशनल रिलेशंस, फॉरेन पॉलिसी बाकी के जो स्टेट्स हैं उनके साथ में कैसे जो है संबंध बनाने हैं, कैसे ट्रीटीज करनी है, कैसे जो है संधियां करनी है, उनको कैसे अलायंस बनाने हैं, किसके साथ मित्रता करनी है, किसके साथ नहीं करनी है, कौन सबसे सही होता है, पावरफुल राजा के साथ राजा को जो है मित्रता बढ़ानी चाहिए। तो इन सब के बारे में अर्थशास्त्र में प्रैक्टिकल नॉलेज बेस्ड बातें की गई हैं। ठीक है, और इसका जो कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है उसको बेसिकली कौटिल्य को जो है भारत का मैकियावली कहा जाता है। वो इसका मतलब ये है कि जो चाणक्य के, जो कौटिल्य के जो आइडियाज थे स्टेट क्राफ्ट के, वो जो है बेसिकली रियल पॉलिटिक्स से यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज पे बेस्ड थे, और उससे जो आने वाले और भी जो थिंकर्स हुए, पॉलिटिकल थिंकर्स हुए हिस्ट्री में, वो भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए उनके आइडियाज से। जो बाकी के आने वाले राजनीतिक विचारक थे उनके आइडिया से बहुत प्रभावित हुए। ठीक है, अब इसके अलावा जो एक और जो सोर्स ऑफ एशियन पॉलिटिकल थॉट है वो हम पाते हैं पॉलिटिकल थ्योरीज इन रामायण एंड महाभारत, यानी कि ये क्या है, बेसिकली रामायण और महाभारत इपिक्स है, सोशियो पॉलिटिकल सोर्स के तहत हम इसमें लिख सकते हैं, यानी कि सोसाइटी को गवर्न करने के ऐसे आइडियाज जो कि क्या करते हैं, सोसाइटी को के बीच में प्रचलित है, कि भाई कैसा होना चाहिए राजा। ठीक है, उससे संबंधित आइडियाज हैं, वो जनता के बीच में है। तो रामायण और महाभारत में क्या है, रामा एंड धर्मा, रामायण रामायण एक्सप्लोर द आइडल्स ऑफ जस्टिस, राइटोरियसनेस rightness and the ideal king in the character of Lord Rama। लॉर्ड राम, भगवान राम के रूप में रामायण में ये बताने की कोशिश की गई है कि अच्छा जो कानून व्यवस्था है, जो न्याय व्यवस्था है वो कैसी होनी चाहिए, और एक अच्छा राजा कैसा होना चाहिए, राम के जैसा होना चाहिए। ठीक है, राम ने अपनी जनता के लिए की भलाई के लिए अपनी पर्सनल लाइफ को भी जो है को भी आगे नहीं आने दिया। ठीक है, और वो पूरा का पूरा कैसे मोरल्स को और एथिक्स को कैसे फॉलो करने वाले थे, कितने महान राजा थे। रामायण में जो है ये बताने की कोशिश की गई है कि राजा, एक तो राजा जो है बहुत ही क्या है, जो मोरल्स को फॉलो करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। दूसरा जो है राम अपनी प्रजा के लिए सब कुछ निछावर कर देते हैं। ठीक है, लेसन्स फ्रॉम कृष्णा, महाभारत से हमें क्या, कौन से पॉलिटिकल आइडियाज मिलते हैं, महाभारत represented political intricate political theories and dilemmas through the techniques of Lord Krishna।
कृष्णा जी ने महाभारत में से हमें ये पता चलता है कि कैसे एक राजा को जो है कि मन में अलग अलग विचार आते हैं जब वो किसी के साथ युद्ध में जाता है, सही और गलत क्या है। तो लॉर्ड कृष्णा जो है उसको, कृष्णा जी उसको क्या करते हैं, उसको सही रास्ता बताते हैं, उसकी ड्यूटीज बताते हैं कि ये तो आपका कर्म है, युद्ध करना तो आपका कर्म है, इसको आपको करना चाहिए। ठीक है, क्यों जरूरी है ये, ताकि न्याय का शासन बना रहे, जस्टिस प्रिवेल हो सोसाइटी में। ठीक है, governing by examples. Both epics provided valuable lessons on leadership, governance and the consequences of moral choices. देखो, यही मैंने अभी बताया आप लोगों को कि दोनों ही उस जो एपिक्स हैं महाभारत और रामायण, वो क्या बताते हैं कि राजा अगर मोरालिटी बेस्ड सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेगा तो राम राज्य स्थापित होगा। और कृष्णा जी ने भी क्या बोला, अर्जुन को गाइड करके बोला कि आपको अपने कर्म करना है, ये नहीं सोचना है कि मुझे किसी पे अटैक करना है या नहीं करना है। अपनी, अगर आप ऐसा करोगे जस्टिस, इससे क्या होगा, न्याय का शासन स्थापित होगा। उन्होंने आप लोगों के साथ गलत किया है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, अब हम जानते हैं, ये तो हमने क्या बात किया कि हिंदू पॉलिटिकल थॉट और हिंदू, बेसिकली मैंने बताया ना कि जब हम एशियन इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़ते हैं तो उसमें हिंदू पॉलिटिकल थॉट पढ़ते हैं, बुद्धिज्म को पढ़ते हैं, जैनिज्म को पढ़ते हैं। अभी हमने हिंदू पॉलिटिकल थॉट को देखा कि उसके क्या क्या टेक्स्ट थे, उसमें क्या क्या पॉलिटिकल आइडियाज थे, बेसिकली उनके बारे में हमने जाना। अब हम जानते हैं कि बुद्धिज्म और जैनिज्म के क्या आइडियाज थे। दोनों ही क्या है, नॉन वायलेंस एंड अहिंसा की बात करते हैं। ठीक है, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म एडवोकेटेड फॉर पीसफुल को एग्जिस्टेंस, नॉन वायलेंस एंड मोरल गवर्नेंस। बेसिकली जो, अगर हम बात करें हिंदू पॉलिटिकल थॉट में और अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र में कौटिल्य सीधे सीधे बोलते हैं कि भाई राजा का धर्म है अपनी लैंड को एक्सपेंड करना, अपने राज्य का विस्तार करना। राज्य का विस्तार करेंगे तो उसके रिसोर्सेज बढ़ेंगे, रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो इकोनॉमिक जो स्टेटस ग्रोथ होगी। ठीक है, जिससे उसकी जनता जो है, जो प्रजा है, और ज्यादा खुश रहेगी। लेकिन जो बुद्धिज्म है और जैनिज्म है उसमें क्या है, वो पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात करते हैं कि भाई जो एक दूसरे पे अटैक नहीं करना है, को जो है पीसफुली रहना है, शांतिपूर्ण रहना है, जियो और जीने दो वाले बात में वो बात करते हैं। अहिंसा की बात करते हैं, नॉन वायलेंस की बात करते हैं, लड़ाई झगड़े ये सब नहीं करने हैं। और मोरल गवर्नेंस की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। सोशल इक्वालिटी, सोसाइटी के बारे में क्या बोलते हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म में, these philosophies challenged social hierarchies and promoted the idea of equality among all individuals। अब हिंदू पॉलिटिकल थॉट में क्या है, बेसिकली हायरार्की की बात की गई थी। सबसे ऊपर ब्राह्मण्स हैं, उसके पीछे क्षत्रिय हैं, फिर वैश्यास हैं, शूद्र हैं। ठीक है, लेकिन बुद्धिज्म में और जैनिज्म में ये सोशल इक्वालिटीज की बात करते हैं, सोशल हायरार्की की बात नहीं करते हैं। बुद्धिज्म में बोला जाता है ये कास्ट वास्ट कुछ नहीं होता है, सारे सोसाइटी में जितने भी लोग हैं सब समान हैं। ठीक है, ये पॉलिटिकल बेसिकली सोसाइटी को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, उसमें कोई वर्ण सिस्टम कुछ नहीं होगा, कास्ट सिस्टम कुछ नहीं होगा। एम्फेसिस ऑन एथिक्स, both religions emphasized ethical principles in political leadership, fostering compensate and responsible governance। अगेन बहुत ही ज्यादा मोरालिटी की, एथिक्स की बात करते हैं। बुद्धिज्म और जैनिज्म जो पॉलिटिकल थॉट हैं, वो ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो एथिक्स की बात करते हैं। ये कुछ कुछ जो है बेसिकली जो हिंदू और बुद्धिज्म और जैनिज्म में जो समानताएं हैं पॉलिटिकल थॉट में, वो एक इस चीज को लेकर को है, इस चीज को लेकर के है। ठीक है, कि इन्होंने भी एथिक्स पर ज्यादा ध्यान दिया है कि जो गवर्निंग सिस्टम है उसको गवर्न कैसे किया जाएगा, एथिक्स पर किया जाएगा। ठीक है,
फिर हम देखते हैं कि पॉलिटिकल थॉट इन मौर्य एम्पायर, जो मौर्य जो शासन था उसमें अगेन जो हमने जो अर्थशास्त्र पढ़ी है उस टाइम में जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके टाइम में जो पॉलिटिकल थॉट कैसे थे, ये सारे आपको सोर्सेज ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट में आपको लिखने हैं। एशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट के क्या क्या सोर्सेज हैं उसमें आप लोगों को, ये अगर आपका क्वेश्चन आता है तो उसमें ये सारी चीजें आपको डालनी है। ठीक है, पहला कौन सा डालना है आपको कि वेदास हैं, उपनिषद हैं। फिर ठीक है, फिर क्या है, मनुस्मृति है, धर्मशास्त्र है, धर्मशास्त्र में मनुस्मृति है। फिर अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। फिर बुद्धिज्म और जैनिज्म है। और उसके बाद में फिर चंद्रगुप्त मौर्य, अलग अलग टाइम में जो एम्पायर्स हुए हैं उनके भी कुछ पर्टिकुलर जो है थॉट रहे हैं, तो उन्होंने कैसा अपना शासन व्यवस्थित किया उसके बारे में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम established a centralized and well structured government known for its efficient administration। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में चंद्रगुप्त मौर्य ने भी बहुत ही एक सेंट्रलाइज्ड जो है गवर्निंग सिस्टम था उनका। ठीक है, और बहुत ही उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट था, बहुत पावरफुल था। अशोका द ग्रेट promoted a policy of धामा राइटनेस की। ठीक है, स्प्रेडिंग मोरल वैल्यूज, वेलफेयर प्रोग्राम्स एंड प्रिजर्विंग सोशल हार्मनी। अशोका को, जैसे कि आप सबको पता ही होगा, अशोका द ग्रेट, अशोक ने क्या किया था, बुद्ध धर्म को अपना लिया था और उसी के जो पॉलिटिकल आइडियाज थे उन्होंने उसको प्रमोट किया। धामा जो है एक बुद्धिस्ट पॉलिटिकल कंसेप्ट है जिसको उन्होंने प्रमोट किया। ठीक है, लेगेसी, मौर्यन पीरियड लेड द फाउंडेशन ऑफ फॉर गवर्नेंस इन सब्सिक्वेंट इंडियन एम्पायर्स लिविंग लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिकल थॉट। जो चंद्रगुप्त मौर्य था, मौर्यन जो एम्पायर था उसके टाइम में जो गवर्निंग सिस्टम था, उसके टाइम में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसको जो है आने वाले समय में उनके बाद में जितने भी जो एम्पायर्स हुए उनको जो है बहुत इन्फ्लुएंस किया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि गुप्ता पीरियड में जो पॉलिटिकल थॉट थे उसका क्या इम्पैक्ट रहा, क्या इन्फ्लुएंस रहा। ठीक है, कल्चरल रेनेसा, गुप्ता एम्पायर विटनेस्ड अ फ्लोरिशिंग ऑफ आर्ट्स, लर्निंग एंड इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। गुप्ता पीरियड में पॉलिटिकल सिस्टम को इस तरह से गवर्न किया गया कि उसके टाइम में आर्ट्स एंड कल्चर बहुत फ्लोरिश हुआ। हम देखते हैं कि गुप्ता टाइम के पीरियड के जो है बहुत ही जो है आर्किटेक्चर जो है बहुत ही कमाल का रहा। ठीक है, और जो उस टाइम की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी वो बहुत ही ज्यादा जो है बोल सकते हैं उनका इन्फ्लुएंस जो है बहुत ज्यादा रहा कि आने वाले समय पर भी जो एम्पायर्स रहे उन पर भी उनकी जो राजनीतिक जो सोच थी, राजनीतिक सोच मतलब कि कैसे गवर्न करना है, वो आने वाले समय पे भी रही। ठीक है, पेट्रोनेज ऑफ आर्ट्स, गुप्ता रूलर्स सपोर्टेड एंड एनकरेज्ड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन रिफ्लेक्टिंग देयर विजन ऑफ अ हार्मोनियस सोसाइटी। उन्होंने जो है बहुत सारे गुप्ता पीरियड के हमें ऐसे मोन्यूमेंट्स और ऐसे जो है आर्ट्स फॉर्म में हमें ऐसी चीजें मिल जाती हैं जिससे पता चलता है कि उस टाइम में सोसाइटी में कितना ज्यादा आपस में जो है मेल भाव था। ठीक है, रिगोरियस सिंक्रेटिज्म, the empire saw the merging of different religious traditions leading to syncretism and enrichment of political philosophical thought। उस टाइम पे जो है गुप्ता पीरियड में बेसिकली क्योंकि हम देख रहे हैं ना कि सबसे पहले एशियन टाइम में क्या था, सिर्फ हिंदू धर्म था, उसके बाद बुद्धिज्म भी आ गया, जैनिज्म भी आ गया 6th-7th सेंचुरी में। तो उस टाइम पे गुप्ता पीरियड में क्या हुआ, गुप्ता पीरियड में
इन सब के बीच में एक सिंक्रेटिज्म मतलब मिक्सचर देखा गया आइडियोलॉजीज का, कि गवर्निंग सिस्टम को, और हमने देखा ना हिंदू पॉलिटिकल थॉट में गवर्निंग सिस्टम के अलग आइडियाज थे, बुद्धिज्म में अलग थे, जैनिज्म में अलग थे, यानी कि जैनिज्म और हिंदुज्म के अलग अलग आइडियाज थे। तो गुप्ता पीरियड में इन सबको मिला करके मिक्सचर, सिंक्रेटिज्म क्या होता है, इन सबका मिक्सचर देखा गया। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोगों ने जो है यही जाना कि एशियंट पॉलिटिकल थॉट क्या थे, और उस टाइम में कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनके बारे में हमें जानकारी मिलती है, इस सब के बारे में हम लोगों ने देखा और समझने की कोशिश की। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया हो आज की वीडियो में, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका जो है हर क्वेश्चन का जो है आंसर मैं देने की कोशिश करूंगी। और जो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपको आने वाली बाकी की वीडियोस भी जो है मिल जाए। ठीक है, तो अभी हम वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मेडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बारे में, सोर्सेज ऑफ मेडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट, या मध्यकाल में किस तरह के राजनीतिक विचार थे और उन विचारों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे।